सो स्टूडेंट्स, अब इस सेक्शन में हम पढ़ रहे हैं द प्लांट हार्मोन, जो हमारा पहला हार्मोन है विच इज़ अ ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। ऑक्सिन की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कैटेगराइज पहले ही कर दिया है ना कि इट इज़ एन ऑक्सिन जो होता है इट इज़ आवर ग्रोथ प्रोमोटर है। ये ऑक्सिन क्या है? ग्रोथ प्रोमोटर है। तो अभी हमने पिछले ही सेक्शन में पढ़ा है ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। सीड्स का बनना, फ्रूट का बनना, फ्लावर का बनना, नए लीव्स आना प्लांट में, नए बड्स का बनना, ये सब क्या है? ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़। सेल्स का डिवाइड करना, सेल्स का एनलार्ज करना, सेल्स का डिफ्रेंशिएट होकर कोई फंक्शन परफॉर्म करना, ये सब क्या है? ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ हैं, राइट। सो ऑक्सिन भी हमारा ग्रोथ को प्रमोट करने वाला एक हार्मोन है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर इसकी डिस्कवरी को पढ़ना है। आई हैव गेट इट ऑल डन बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा अगर मैं साथ के साथ इसको ड्रॉ करूँगी, राइट। सो अंडरस्टैंड कीजिए। अब हमें सबसे पहले जो हार्मोन्स आपके एनसीईआरटी में दिए हैं वो इसी तरह से दिए हैं कि पहले आपको हार्मोन्स की डिस्कवरी बताई गई है, उसके बाद उन हार्मोन्स के फंक्शंस बताए हैं। फंक्शंस में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि हमें पता है ग्रोथ प्रमोटर्स हैं ये। आपको ऑक्सिन कैसे काम करता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो चीज़ समझनी है जो कि हमको डिस्कवरी वाले पोर्शन में समझ में आएगी, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड। सो देखिए, आपने याद करना है अब यहाँ पर मेरे साथ साथ चीज़ों को और समझना है। ऑक्सिन ग्रोथ प्रमोटर है, डन। डिस्कवरी की बात करते हैं तो आपकी एनसीईआरटी आपको ये बता ही रही है कि ऑक्सिन को सबसे पहले आइसोलेट किया गया था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ये पॉइंट आपने याद रखना है। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, याद रखिएगा, ठीक है। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले इसको लिया गया, ठीक है, आइसोलेट किया गया। अनदर पॉइंट जो आपने याद करना है, इसको मैं इस तरफ लिख देती हूँ, एंड दैट इज कि ऑक्सिन का केमिकली अगर हम नेम देखें तो इट्स नेम इज, केमिकल नेम इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड इसका नाम होता है, ठीक है। अनदर पॉइंट, लेट मी टेक इट लाइक दैट, ठीक है। तो हमारा जो ऑक्सिन है, सॉरी, इसका केमिकल नेम इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड इसका नाम होता है, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये जो ऑक्सिन्स होते हैं यानी ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं बेसिकली, ये प्लांट, एक तो प्लांट खुद नेचुरली अपने अंदर बनाता है, वो हो गए नेचुरल हार्मोन्स। जैसे एक ऑक्सिन जो नेचुरली प्लांट बनाता है, प्लांट इस फॉर्म में बनाता है। एक और नेचुरल फॉर्म है जिसका नाम क्या है हमारे पास, इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज वन, और दूसरा है हमारे पास इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। एनसीईआरटी आपको दो दे रही है यहाँ पर नाम नेचुरल ऑक्सिन्स के, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड एनसीईआरटी में दिया है, आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है जी। तो ये जो दोनों हो गए हमारे, ये हैं हमारे दोनों के दोनों नेचुरल ऑक्सिन्स, यानी वो ऑक्सिन जो प्लांट खुद बनाता है। अब लैब्स के अंदर हमने बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाले और कंपाउंड्स बना लिए जो कि है तो लैब मेड हैं, आर्टिफिशियल हैं, बट प्लांट के अंदर काम ऑक्सिन वाला ही करते हैं। तो ऐसे ऑक्सिन्स को हम बोलेंगे सिंथेटिक ऑक्सिन्स। तो आपने याद करना है सिंथेटिक ऑक्सिन्स कौन कौन से, लेट मी राइट इट ओवर हियर। सिंथेटिक ऑक्सिन्स लैब मेड यू कैन से, ठीक है, आर्टिफिशियल आप कह सकते हो। सिंथेटिक ऑक्सिन्स में एनसीईआरटी आपको बता रही है, एक तो एनसीईआरटी बता रही है आपको NAA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, NAA, ठीक है। ब्रैक, आप पूरा एनसीईआरटी से इसके नेम को लिखोगे, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। चलिए लिख ही लेते हैं, दिस इज नेप्थलीन एसिटिक एसिड हम इसको कहते हैं। एक और जो इसका फॉर्म होता है दैट इज 2,4-D, ठीक है। ये भी क्या है हमारा आर्टिफिशियल ऑक्सिन। चलिए स्टूडेंट्स, सो आई वाज सेइंग कि सिंथेटिक ऑक्सिन्स जो कि लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं और जो आर्टिफिशियल होते हैं वो दो ही हैं जो एनसीईआरटी बता रही है आपको, नेप्थलीन एसिटिक एसिड यानी कि NAA, एंड दूसरा एनसीईआरटी आपको बता रही है 2,4-D। इसका प्लीज़ नाम आप याद करिए, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड नाम है इसका, ठीक है जी। 2,4-D ये आपके आर्टिफिशियल ऑक्सिन्स हैं, सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं।
ठीक है, आपने ऐसे ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मैंने बताया ऑक्सिन ग्रोथ प्रोमोटर है। ऑक्सिन जो प्लांट नेचुरली बनाता है वो नेचुरल ऑक्सिन्स कहलाते हैं। वो दो हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, IAA IBA। एंड दूसरा सिंथेटिक ऑक्सिन्स जो लैब में तैयार किए जाते हैं और जो कि प्लांट्स के ऊपर यूज़ किए जाते हैं हॉर्टिकल्चरल या एग्रीकल्चर में के अंदर, वो ये वाले हैं NAA एंड 2,4-D। काइंडली लर्न इट, आपको MCQs पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आई वाज सेइंग कि ऑक्सिन की डिस्कवरी की हमें यहाँ पर अभी बात करनी है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, ऑक्सिन की डिस्कवरी की मैं बात करूँ अगर आपसे, तो इसकी डिस्कवरी के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। हर साइंटिस्ट ने एक डिफरेंट प्लांट के ऊपर जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं। जैसे कि चार्ल्स डार्विन एंड उनके बेटे ने, फ्रांसिस डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, कैनरी ग्रास पे, राइट। किसके ऊपर किया, कैनरी ग्रास, घास जिसका नाम है कैनरी ग्रास, उसका उन्होंने ये इस तरीके से एक कॉलियोप्टाइल बेसिकली जो है वो ले लिया, यानी सिंपल घास आप देखते हैं उसका एक पोर्शन जो है उन्होंने इस तरीके से प्लग किया विद रूट्स, जड़ों के समेत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं प्लीज़ समझिए। मैं ये बताने जा रही हूँ कि ऑक्सिन डिस्कवर कैसे हुआ, हमें कैसे पता चला कि ऑक्सिन कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम डार्विन का, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन का एक्सपेरिमेंट जो है हम यहाँ पर देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए, हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए, तो उन्होंने क्या किया, ये कैनरी ग्रास का उन्होंने ये एक कॉलियोप्टाइल जो है वो यहाँ पर लिया और इन्होंने इसके ऊपर देखा कि जब इसके ऊपर ऐसे लाइट एमिट करी जाती है, हाँ जी, इस तरीके से जब लाइट एमिट की जा रही है, ध्यान से देखना है, जो लाइट है चाहे सनलाइट है या नॉर्मल लाइट हम प्लेस कर रहे हैं, वो यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन दिया जा रहा है यहाँ पे। यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन का मतलब होता है एक ही दिशा से लाइट को पास किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर लाइट इस दिशा से दी जा रही है एक ही तरफ से, ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी लाइट आ रही है यहाँ से भी आ रही है, नो, यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ से लाइट दी गई, तो नॉर्मली उन्होंने देखा कि जब ऐसे कॉलियोप्टाइल्स के ऊपर ऐसे लाइट पड़ रही है तो ये जो टिप है वो ऐसे बेंड कर जाती है नॉर्मल केस के अंदर। ये चीज़ आप नॉर्मली भी देखते हो, एक प्लांट अगर जो विंडो में, आपने अपने घर की विंडो में एक प्लांट रखा है और उस विंडो से बाहर से सनलाइट आती है, तो आप देखोगे कुछ दिन में आपका जो पौधा है वो बेंड हो रहा है किसकी तरफ, सनलाइट की तरफ। तो उन्होंने भी ऐसे देखा है कॉलियोप्टाइल्स जो हैं वो बेंड कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर देखिए आप, व्हाट डिड दे डिड कि इन्होंने इसी कॉलियोप्टाइल में अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इसकी ये जो टिप थी ये कट कर दी, रिमूवल ऑफ टिप। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, टिप रिमूव कर दी, रिमूवल ऑफ टिप, टिप निकाल दी, और टिप के निकालने को डीकैपिटेशन भी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने डीकैपिटेशन कर दी या टिप रिमूव कर दी। तो या फिर दूसरा केस उन्होंने क्या किया, इसको ढक दिया, इसकी टिप को या तो कवर कर दिया या फिर इसकी टिप को कट कर दिया। इन दोनों ही केसेस में आगे कोई बेंडिंग देखने को नहीं मिली। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को, जब तो नॉर्मल था, नॉर्मल लाइट दी, तब तो बेंडिंग हो गई, टिप को कट कर दिया या टिप को ढक दिया, ठीक है, उस केस में बेंडिंग नहीं हुई। इससे आप क्या समझ पा रहे हो, इससे आप ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हो ना कि मैम पक्का कोई चीज़ तो टिप के अंदर है, जो जब तक वहाँ मौजूद है, प्रेजेंट है, वो बेंडिंग शो कर रहा है। अगर कट कर दिया या ढक दिया तब, और एंड यस ऑफ कोर्स इस केस में भी अंडरस्टैंड कीजिए, लाइट का इल्यूमिनेशन हम दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे इस केस में भी लाइट का इल्यूमिनेशन दे रहे हैं बट बेंडिंग नहीं शो हुई। तो आप एक कंक्लूजन क्या निकाल पाए यहाँ से कि मैम पक्का कोई चीज़ टिप के अंदर प्रेजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की इसकी बेंडिंग के लिए। ठीक है, अनदर थिंग, जो और एक्सपेरिमेंट किए इसके, वो किए हैं बॉयसन एंड जेनसन ने। एक चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखिए, आपकी बुक में जो एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी में जो एक्सपेरिमेंट की बात की गई है वो सिर्फ डार्विन का एक्सपेरिमेंट बताया गया है, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन का, एंड एक बताया गया है एफ वेंट का। सिर्फ इन दो के ही एक्सपेरिमेंट्स की बात की गई है, बट मैं आपको बॉयसन एंड जेनसन का भी एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ जस्ट टू मेक यू क्लियर द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन्स। आपको इससे वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो
एक चीज़ और याद रखनी है, डार्विन और उनके बेटे ने जो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, उन्होंने किया था कैनरी ग्रास के ऊपर, ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंट वाज ऑन कैनरी ग्रास, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब देखते हैं बॉयसन एंड जेनसन ने किसके ऊपर, किस प्लांट पे किया है। तो अब देखते हैं, ये रहा बॉयसन एंड जेनसन का। बॉयसन एंड जेनसन ने किया है अपना एक्सपेरिमेंट ऑन एविना सटाइवा, किसके ऊपर किया है, लेट मी डू इट लाइक दिस, चलो। सो इन्होंने किया है एविना सटाइवा, ओट्स खाते हैं ना आप, ठीक है, तो जो ओट्स आप खा रहे हैं उसका जो पौधा है, उसका सीडलिंग, उसका जो कोलियोप्टाइल है, उन्होंने वो लिया। तो ये देखिए, ये ओट के प्लांट का कोलियोप्टाइल लिया किसने, बॉयसन एंड जेनसन ने। जस्ट ये सारे एक्सपेरिमेंट से यही क्लियर होएगा कि भाई टिप में है कोई चीज़ प्रेजेंट जो कि लाइट की तरफ यानी बेंडिंग जो है वो करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बॉयसन एंड जेनसन ने क्या किया, ये अब ओट के प्लांट का कोलियोप्टाइल है, किसका है, एविना सटाइवा ओट सीडलिंग का कोलियोप्टाइल लिया। उन्होंने इसके बीच में ना माइका की फॉइल, माइका के बनी हुई एक फॉइल डाल दी। फॉइल पेपर आपने वैसे देखा होगा ना एल्यूमिनियम फॉइल का, ऐसे ही माइका का फॉइल पेपर कुछ है, वो उन्होंने उसके बीच में यहाँ पर डाल दी। माइका अब एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके बीच में से चीज़ें गुजर के पास ऑन हो नहीं सकती हैं। तो यहाँ पर देखो उन्होंने क्या किया, माइका का फॉइल लिया एंड ये देखो लाइट इल्यूमिनेट हमने कर दी। लाइट तो इल्यूमिनेट की पर ये टस से मस नहीं हुआ, यानी कि नो बेंडिंग, बेंडिंग हुई ही नहीं इस केस में। क्यों नहीं हुई बेंडिंग, क्योंकि यहाँ पर देखिए, हाँ जी लुक एट हियर, माइका ये जो सब्सटेंस है, यहाँ पर कोई चीज़ जो अगर प्रेजेंट है वो नीचे डिफ्यूज हो नहीं सकती, उसको क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि माइका चीज़ ही ऐसी है यहाँ पर, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, इसकी वजह से यहाँ पर कोई बेंडिंग देखने को नहीं मिली। डन, माइका का फॉइल डाल दिया। अब अनदर देखिए, इन्होंने सेम यही कोलियोप्टाइल लिया, अब की बार उन्होंने अपार्ट फ्रॉम दिस माइका फॉइल की जगह पे उन्होंने क्या बीच में प्लेस किया, जेलेटिन का ब्लॉक। जेलेटिन जो होता है एक जेल लाइक चिपचिपा सा आप कह सकते हो, स्टिकी सा कुछ जेलेटिन मटेरियल उन्होंने लिया, उसका ब्लॉक बनाया और यहाँ पर बीच में फिट इन कर दिया। अब ये जो चीज़ है ये तो जेल लाइक है, तो जो भी चीज़ यहाँ पर इस केस में जब यहाँ पर ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए, लाइट का इल्यूमिनेशन दिया गया जब यहाँ पे, इस केस में बेंडिंग वाज सीन, बेंडिंग अकर्ड। अब इस केस में आप बताइए मुझे कि बेंडिंग क्यों हुई। बेंडिंग इसलिए हुई यहाँ पर क्योंकि ये एक जेल लाइक सब्सटेंस है, जो टिप में वो जो चीज़ मौजूद है वो आराम से नीचे डिफ्यूज़ कर गई और उसकी वजह से बेंडिंग हो गई। माइका के केस में, माइका एक ऐसा सब्सटेंस है जो चीज़ों को क्रॉस होने नहीं देता है, तो जो चीज़ टिप में थी वो क्रॉस हो नहीं पाई और बेंडिंग हुई नहीं। अब आप मुझे बताइए, मैं जो बोल रही हूँ कि वो जो चीज़ टिप में है वो नीचे डिफ्यूज़ हो नहीं पाई तो बेंडिंग हुई नहीं, यहाँ हो गई वो डिफ्यूज़ तो बेंडिंग हो गई। तो क्या है वो चीज़ टिप के अंदर, वो यही है हमारा हार्मोन ऑक्सिन। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर पा रहे हो कि ऑक्सिन कहाँ मौजूद होता है, टिप रीजन्स में प्रेजेंट होता है। जेलेटिन ब्लॉक डाला, बेंडिंग हो गई क्योंकि जेलेटिन को क्रॉस कर गया ऑक्सिन हमारा। माइका की फॉइल बीच में रखी, बेंडिंग नहीं हुई क्योंकि ऑक्सिन टिप से नीचे डिफ्यूज हो ही नहीं पाया। डन। तो इन एक्सपेरिमेंट से आपको अंडरस्टैंड कीजिए, यही समझ में आ रहा है कि पक्का वो चीज़ टिप में है ना। फ्रांसिस डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने नॉर्मल में किया, बेंडिंग हो गई। टिप को कट कर दिया या ढक दिया तो बेंडिंग हुई नहीं। क्यों? क्योंकि जब ढक दिया तो वो चीज़ नीचे जा नहीं पा रही, अब इधर भी वो चीज़ अब जा ही नहीं पा रही है। कट कर दिया तो टिप ही रिमूव हो गई, तो बेंडिंग हमें दिख ही नहीं रही है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे माइका की फॉइल डाल दी, वो सब्सटेंस डिफ्यूज़ नहीं हुआ, बेंडिंग हुई नहीं। जेलेटिन ब्लॉक डाल दिया, डिफ्यूज़ हो गया, बेंडिंग हो गई। अनदर थिंग, अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी जिसकी बात कर रही है, अब एफ वेंट के एक्सपेरिमेंट्स की हम बात करते हैं यहाँ पे। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है, एफ वेंट ने भी किस प्लांट का कोलियोप्टाइल लिया है, सेम बॉयसन और जेनसन ने जिसका लिया, ओट सीडलिंग एविना सटाइवा, ठीक है, तो उसी का लिया है। तो आपके लिए याद करने के लिए दो चीज़ें हैं। चार्ल्स डार्विन ने कौन से प्लांट्स पे लिया, किसके सीडलिंग्स लिए हैं उन्होंने, कैनरी ग्रास। एफ वेंट ने कौन सा सीडलिंग लिया है, ओट्स का, एविना सटाइवा का। ये आपने याद रखना है।
बस जल्दी से देख लेते हैं एफवेंट ने क्या किया। एफवेंट ने क्या किया, ये इन्होंने अगेन ओट्स के प्लांट का ये कोलियोप्टाइल लिया। इन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे कोलियोप्टाइल्स लिए, जैसे मैंने 2 बनाए हैं, दोनों की ही टिप्स निकाल दी। ठीक है, इनकी दोनों की टिप्स को रिमूव कर दिया और टिप्स को रिमूव करने के बाद इन्होंने प्लेस किया उसको कहाँ पर, ये देखिए अगार की प्लेट के ऊपर उन्होंने डाल दिया। ये है अगार का ब्लॉक। ठीक है, अगार का ब्लॉक है। अब आप पूछेंगे मैम अगार क्या होता है, तो अगार एक पॉलीसेकेराइड होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि रेड एल्गी से बनता है। कौन सी रेड एल्गी? जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। आपका चैप्टर नंबर 3 जो है प्लांट किंगडम, उसमें ये चीज़ गिवन है। ठीक है, तो अगार जो होता है इट इज़ आप कह सकते हो जेल लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। कौन सी एल्गी से आता है ये? रेड एल्गी से ये ऑब्टेन होता है। तो ये भी एक चिपचिपा सा सब्सटेंस है, स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये देखो दिस इज ऑल अगार का ब्लॉक है ये। ठीक है, जिसमें वो चिपचिपा सब्सटेंस या अगार कह लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ क्या प्रेजेंट है? अगार। अगार अगार बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है, इसके ऊपर देखो हम ये टिप्स कट करते गए ओट्स के सीडलिंग्स की और इसके ऊपर प्लेस करते गए। थोड़ी देर के लिए इन टिप्स को हमने इसी में रखा। टिप्स को इसी में रखने से होगा क्या, वो जो टिप्स हैं वो कवर हो जाएंगी, थोड़ी सी कोट हो जाएंगी। किससे? अगार से। तो अगार में ऐसे भिगा के रखा कुछ देर के लिए और फिर हमने दोबारा से उन्हीं कोलियोप्टाइल्स के ऊपर प्लेस कर दिया जहाँ से कट करके लाए थे। अब ज़रा आप रखने का तरीका देखें कि हमने प्लेस किस तरीके से किया है इसको। हाँ जी, अब देखिए, तो हमने अगार ब्लॉक के ऊपर रखी थी। अब प्लेस किस तरीके से किया है हमने? एक साइड को रखा है, इसको हम बोलेंगे एक्सेंट्रिकली, सॉरी एक्सेंट्रिकली हमने इसको प्लेस किया है। एक्सेंट्रिकली प्लेस्ड। ठीक है, शब्द थोड़ा सा भारी है। एक्सेंट्रिकली या एक्सेंट्रली, इसका मतलब होता है बिल्कुल उसके ऊपर नहीं, थोड़ा सा साइड पे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको रखा है। ये भी एक अलग तरीका हो गया ना, जो कि बॉयसन एंड जेनसन ने नहीं किया ऐसा, चार्ल्स डार्विन ने भी ऐसा नहीं किया, राइट। तो इन्होंने देखा यहाँ पर भी बहुत अच्छे से बेंडिंग हमको देखने को मिली। यहाँ पर भी बेंडिंग अकर्ड। क्यों? क्योंकि ये टिप चाहे थोड़ी सी खिसका रखी है दूसरी दिशा में, बट जो सब्सटेंस है यानी जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, वो बड़े आराम से यहाँ पर डिफ्यूज कर गया एंड बेंडिंग हो गई है। तो यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज कर गया एंड बेंडिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज़ को समझिए। तो आपने यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, इसको यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि ऑक्सीजन जो है कहाँ पे प्रेजेंट हुआ। आपको इन सारे एक्सपेरिमेंट्स अब समझ में आ गया। टिप में वो चीज़ है जो बेंडिंग करा रही है। टिप में क्या है? ऑक्सीजन है। और वो ऑक्सीजन जब तक टिप मौजूद है, चाहे थोड़ी सी खिसकाई है या पूरी ऊपर रखी है, वो नीचे की तरफ को माइग्रेट हो ही जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन टिप्स में होता है, टिप से वो नीचे की तरफ को माइग्रेट होता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी इस, सॉरी, हाँ जी, तो ये देखिए अब आप यहाँ पे माइग्रेट हो गया। माइका फॉइल के केस में बॉयसन और जेनसन ने किया था, क्यों नहीं बेंड हुआ? क्योंकि माइका फॉइल एक ऐसी चीज़ है जो सब्सटेंस को क्रॉस होने ही नहीं देती। ऑक्सीजन बेचारा नीचे नहीं आ सकता क्रॉस करके, तो बेंडिंग हुई ही नहीं। जेलेटिन ब्लॉक रखा, बेंडिंग हो गई, क्योंकि वो जेल लाइक चीज़ थी। जेल लाइक चीज़ को ऑक्सीजन कवर क्रॉस करके नीचे की तरफ आ गया और बेंडिंग हो गई। तो ऑक्सीजन बनता कहाँ पर है? टिप्स में बनता है, ये याद रखना है। तो इन टिप्स में से ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई फ्रॉम द कोलियोप्टाइल्स। ठीक है, एंड याद रखना है हमारे ये जो एफवेंट है ना, इन्होंने ही फाइनल प्रूफ दिया था किस चीज़ का, के टिप्स में ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। तो अब यहाँ से हम पूरा कंक्लूजन लिख लेते हैं, वो ये कि ऑक्सीजन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द टिप्स। किसके टिप्स? टिप्स ऑफ रूट्स में भी होता है एंड शूट बोल लीजिए या फिर स्टेम बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन
पाया जाता है। और यहाँ से ऐसा नहीं है कि टिप में ही रहता है, टिप से नीचे की तरफ भी माइग्रेट होता है। ठीक है, तो आपने अभी तक के इन एक्सपेरिमेंट्स में ये समझा ऑक्सिन टिप्स में होता है, टिप से नीचे की तरफ माइग्रेट भी होता है, और ऑक्सिन हमारा बेंडिंग करवाता है। अब यहाँ से आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या ऑक्सिन रूट में और स्टेम में, रूट में और स्टेम में क्या सेम ही तरीके से काम करता है? तो आंसर होगा नहीं, वो हम अभी आगे देखते हैं कि अलग क्या है, राइट। फिर अनदर थिंग, ऑक्सिन कैसे बेंडिंग करवा देता है ना, थोड़ा सा इस चीज़ को हमें डिटेल में समझना है कि ऑक्सिन जो है हमारा बेंडिंग करवाता किस तरीके से है। ठीक है, सो इस सेक्शन में हियर लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ऑक्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द टिप्स ऑफ रूट्स एंड द शूट्स, यहाँ पर ऑक्सिन मिलता है। ऑक्सिन क्या कॉज कर रहा है? टिप में रहकर हम देख रहे हैं बेंडिंग करवा रहा है। बेंडिंग होती कैसे है इस चीज़ को ज़रा आप समझते हैं। तो बेंडिंग समझा रही हूँ आपको यहाँ पे। एक चीज़, डिस्कवरी वाला पार्ट ओवर, अब मैं ये समझा रही हूँ। अब हम इस कंक्लूजन पे तो आ चुके हैं कि ऑक्सिन हमारा रूट और स्टेम्स की टिप्स पे होता है। अब हमें देखना है ऑक्सिन बेंडिंग करवाता कैसे। सो अंडरस्टैंड कीजिए यहाँ पर ऑक्सिन के बारे में एक चीज़ आपने याद कर लेनी है, वो ये कि ऑक्सिन शेड लविंग है, ऑक्सिन को छाया बड़ी प्रिय है। ठीक है, तो या हम बोल सकते हैं इट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट। ऑक्सिन को जिधर लाइट दिखेगी वो लाइट से थोड़ा दूर भागेगा। इज दिस थिंग क्लियर? तो ज़रा इस चीज़ को समझते हैं। आप बोलेंगे लाइट की तरफ ही बेंडिंग शो कर रहा है और लाइट से दूर भी भागता है, तो थोड़ा सा प्लीज़ इस चीज़ को आराम से इस चीज़ को समझ लीजिए। तो इट मूव्स अवे फ्रॉम लाइट, आई थिंक आई शुड शिफ्ट इट हियर। चलिए, तो आपने अब इस चीज़ को समझना है। सो ये देखिए, अब तीन चीज़ें मैं बताती हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बेंडिंग ऑक्सिन कैसे कराता है। ठीक है प्रेजेंट टिप्स पे है, ये चीज़ हमको पता है। चलिए, सो ये देखिए, मैंने अगेन कोई कोलियोप्टाइल ले लिया, एनी कोई भी ले लिया। ठीक है, और इसमें जो सनलाइट का या लाइट का एक्सपोजर है वो ऊपर की तरफ से है, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में तो क्या होगा, हमारा ये जो ऑक्सिन है ना टिप्स में है, इस केस में ऑक्सिन कहीं भाग नहीं सकता। मैंने बोला वैसे वो शेड लवेंगे। अब जो सनलाइट है, लाइट का सोर्स कह लो या सनलाइट कह लो, वो ऊपर से पड़ रही है ऐसे। ठीक है, तो अब ऑक्सिन के लिए कोई जगह नहीं है, ना वो इस तरफ जा सकता है ना वो इस तरफ जा सकता है, वो नीचे की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देगा। तो इस केस में ऑक्सिन जो कि टिप्स में प्रेजेंट है हमारा यहाँ ऑक्सिन, वो आराम से नीचे की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो जाता है। और ऑक्सिन जिधर जिधर जाएगा, ऑक्सिन क्या करवाता है, लिंक कीजिए अब आप, ऑक्सिन ग्रोथ प्रोमोटर है, वो सेल्स को इलोंगेट करवाएगा। वहाँ पर सेल्स लंबे लंबे यानी इनलार्ज होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो टिप है अब ये बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी अब ये ग्रोथ होके ये टिप ऊपर की तरफ को ऐसे बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पर इस सेक्शन में मैं दिखा देती हूँ, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो ये देखिए, अगर ऐसा है ना, ये रहा टिप। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और इसको इनलार्ज कर लेती हूँ, वेट। चलिए, मैं ना इसको कोलियोप्टाइल को थोड़ा मोटा बना रही हूँ अंदर सेल्स दिखाने के लिए। तो आपको पता है यहाँ पर, सॉरी दिस इज योर, 1 सेकेंड, ये रहा ऑक्सिन मौजूद है अंदर, है ना, इधर ऑक्सिन है ये। तो ऑक्सिन की प्रेजेंस में अंडरस्टैंड कीजिए, जो सेल्स होते हैं ना, ये सेल्स ये इनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं, सेल्स स्टार्ट इनलार्जिंग। अब जब सेल्स इनलार्ज कर रहे हैं तो ये जो टिप है वो बड़ी होना शुरू हो जाती है ऐसे, ड्यू टू द सेल एनलार्जमेंट द टिप इज एनलार्जिंग। एंड आप देख रहे हो पहले इतनी थी ना, इरेज कर देती हूँ ये वाला ग्रीनर पोर्शन। ठीक है, हाँ पहले इतनी थी ना टिप, अब क्या हो गया देखो, बिकॉज ऑफ ऑक्सिन क्या हुआ, सनलाइट यहाँ से इस तरीके से पड़ रही है, अभी सेल्स इनलार्ज हो गए और आपको सीधी ग्रोथ जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब एक पॉइंट मैंने बोला है, ऑक्सिन इज शेड लविंग, यहाँ तो ऑप्शन नहीं है ना, ना राइट जा सकता है ना लेफ्ट जा सकता है, इजीली डिफ्यूज हो जाएगा और ग्रोथ ऊपर की तरफ को हमको दिख रही है क्योंकि सेल्स बढ़ रहे हैं, इनलार्ज हो रहे हैं।
ठीक है, मैं लिख देती हूँ ऑक्सिन तो देखो ग्रोथ यहाँ से यहाँ पहुँच गई है, तो लिख देते हैं causes, ऑक्सिन causes cell enlargement. स्टार पॉइंट ऑक्सिन सेल्स की इन्लार्जमेंट कराता है. अब ज़रा आपको शेड लविंग है वो वाला जो पॉइंट है वो इधर समझ में आ जाएगा, या लाइट से दूर भागता है. तो ज़रा यहाँ पर देखिए, इन दिस केस हम इस तरफ से लाइट को इल्यूमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइट यहाँ पर है ना. इस केस में आप देखोगे ये ऑक्सिन जो है ना वो लेफ्ट की तरफ को इकट्ठा हो जाता है, ऑक्सिन इधर इकट्ठा हो गया. आया समझ में? ऑक्सिन छाया प्रिय है, यानी लाइट जिधर से आएगी वो लाइट से दूर भाग रहा है, इट मूव्स अवे फ्रॉम लाइट. तो लाइट अगर इस दिशा से आ रही है ना, ऑक्सिन इधर छिप जाएगा, छिपने का अर्थात है उधर मूव हो जाएगा. अगर लाइट इस दिशा से आ रही है, अब हमारा ऑक्सिन इधर छिप जाएगा, इधर आ जाएगा. पहले तो आप यही पॉइंट क्लियर कर लो. जब तो लाइट ऊपर की तरफ से हम ऐसे इल्यूमिनेट कर रहे हैं, तब तो ऑक्सिन ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ग्रोथ ऊपर की तरफ को होगी क्योंकि सेल्स इनलार्ज हो गए. बट अगर लाइट लेफ्ट साइड से आ रही है तो हमारा जो ऑक्सिन है वो राइट साइड को शिफ्ट हो गया, और वाइस वर्सा. अगर लाइट इस तरफ से आ रही है तो ऑक्सिन इस तरफ को मूव हो गया, उल्टी दिशा में ऑक्सिन चला जाएगा. क्यों? क्योंकि वो लाइट से दूर भागता है. शेड लविंग ऐसे याद कर सकते हो, या लाइट से दूर भाग रहा है, ठीक है. तो अब इस केस में ग्रोथ कैसे होगी जरा आप यहाँ पर समझिए. बेंडिंग कैसे होगी वो देखते हैं. जिधर ऑक्सिन ज्यादा होता है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ अब इस चीज को, हियर मोर ऑक्सिन, ऑक्सिन अब इस तरफ ज्यादा है ना, तो मोर ऑक्सिन कॉजेस सेल इनलार्जमेंट. वो मैंने अभी आपको बताया, ज़्यादा ऑक्सिन की प्रेजेंस में सेल्स इनलार्ज करते हैं. तो देखो ऑक्सिन ज़्यादा कहाँ है, इस तरफ है ना, तो इस ही तरफ के सेल्स इनलार्ज करेंगे. और अब ज़रा आप ध्यान से देखिए, ये ग्रीन डॉट में आपको पता है मैम ने ऑक्सिन बनाया है, ठीक है. तो इस वाले केस में आपने याद रखना है इस ही दिशा के जो सेल्स हैं, अब मैं यहाँ पर सेल्स बना देती हूँ, ये जो सेल्स हैं बड़ी तेज़ी से इनलार्ज करने शुरू हो जाएंगे. पर जो इस दिशा के सेल्स हैं वो तेज़ी से इनलार्ज करना शुरू नहीं करेंगे. जिधर ऑक्सिन है वहीं के सेल्स इनलार्ज होना शुरू होंगे, दूसरी साइड के नहीं. तो यहाँ पर होगा क्या, अगर एक ही तरफ के सेल्स लंबे होते जाएंगे, लार्ज होते जाएंगे, एक तरफ के हो नहीं रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, बेंडिंग जो है वो कॉज हो जाएगी. क्या कॉज हो जाएगी? बेंडिंग. यानी इस तरफ को ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी, सेल्स इनलार्ज होते जा रहे हैं लाइक दिस. और दूसरे वाले केस में सेल्स इनलार्ज नहीं हो रहे हैं, छोटे छोटे ही ऐसे ही प्रेजेंट हैं, ठीक है. तो इधर ग्रोथ कम देखने को मिल रही है. यू कैन सी ना, इधर ग्रोथ ज़्यादा हुई है, इधर ग्रोथ कम हुई है. तो इसी की वजह से क्या हो गई, आपने बेंडिंग होते हुए देखी. तो बेंडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जिस दिशा में ऑक्सिन प्रेजेंट है उस जगह के सेल्स इनलार्ज कर रहे हैं, और बेंडिंग इस तरफ को हो रही है. जिधर ऑक्सिन है वहीं से बेंडिंग हो रही है. दूसरा केस देखिए, लाइट अगर इस तरफ से आ रही है, अब ऑक्सिन उल्टी दिशा में यहाँ छिप गया, क्योंकि लाइट से तो दूर भाग रहा है ना. ये लाइट है तो उस तरफ छिप गया, इधर लाइट थी तो इस तरफ छिप गया था. तो इस केस में अब किस तरफ के सेल्स इनलार्ज करेंगे? इस तरफ के. तो यहाँ भी मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर भी ज़्यादा ऑक्सिन है, यानी मोर ऑक्सिन, दैट मीन्स सेल्स आर गोइंग टू इनलार्ज. ठीक है, सेल्स इनलार्ज कर जाएंगे. तो ये देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, ये सेल्स इलोंगेट होना शुरू हो गए, हो रहे हैं, रो रहे हैं, इस तरीके से इलोंगेट हो रहे हैं. दूसरी दिशा में जो सेल्स हैं वो तेज़ी से इलोंगेट नहीं हो रहे हैं. तो एक दिशा में ग्रोथ ज़्यादा है, दूसरी में कम है, और इस तरीके से क्या हो गई, बेंडिंग हो गई. ठीक है, डोंट माइंड, ये बेंडिंग थोड़ी ज़्यादा दिखा दी मैंने, थोड़ी ऐसे में जाना चाहिए था, बट
फेयर इनफ, ठीक है। तो अंडरस्टैंड कीजिए ऑक्सिन कैसे काम करता है। जिधर ऑक्सिन होगा वहीं के सेल्स एनलार्ज करते हैं, दूसरी वाली दिशा के सेल्स थोड़े धीमी गति से बढ़ते हैं, इसकी वजह से ऐसे बेंडिंग आ जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी यहाँ पे कि ऑक्सिन बेंडिंग कैसे करता है। एक तो ऑक्सिन लाइट से उल्टी दिशा में प्रेजेंट होता है, वो लाइट के पास नहीं होता, लाइट से दूर भागता है, तो दूसरी वाली दिशा में जाएगा और जहाँ ऑक्सिन होगा वहीं के सेल्स तेज़ी से इनलार्ज करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको डिस्कवरी वाला पोर्शन बताया है, आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टिप्स में मौजूद होता है हमारा ऑक्सिन। दूसरा, आपको ये चीज़ समझ में आई कि ऑक्सिन बेंडिंग करवाता कैसे है, ऑक्सिन लाइट से दूर भागता है या छाया की तरफ को जो है वो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें यहाँ पर ऑक्सिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स कह लीजिए या फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन्स इन वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं, हम ऑक्सिन्स के फंक्शंस जो हैं यहाँ पर अब पढ़ने जा रहे हैं। तो आप याद रखिए, पहली चीज़ फिर से मैं आपको याद करा दूं, ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन इज अ ग्रोथ प्रोमोटर, ये ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ करवाता है। पिछले सेक्शन में मैंने आपको बताया कि ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सेल का डिवाइड करना, सेल्स का एनलार्ज होना, सेल्स का डिफ्रेंशिएट होकर कोई फंक्शन परफॉर्म करना, नए पत्तों का बनना, नए फ्लावर्स का बनना, नए फ्रूट्स का बनना, नए सीड्स का बनना, ये सब क्या है, नई ब्रांचेस बनना, ये सब के सब क्या हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो हमारा ऑक्सिन करवाता है सेल इलॉन्गेशन। अभी आपने पिछले सेक्शन में मैंने आपको बताया सेल इनलार्जमेंट हो रही है, यू सी ओवर हियर, क्यों? क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर है, ठीक है। तो ये ग्रोथ को प्रमोट करवा रहा है एंड डिफरेंशिएशन भी करवाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का ये मतलब होता है कि जब सेल्स जो हैं दे टेक अप अ पर्टिकुलर शेप, साइज एंड फंक्शन, ठीक है। जब हमारे सेल्स दे टेक अप, मैं डिफरेंशिएशन बताती हूँ, व्हेन cells take a particular shape, size and function, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये काम भी कि सेल्स अब काम करना शुरू कर देंगे कोई, ये भी ऑक्सिन इस चीज़ को भी करवाता है, ठीक है। तो सेल इलॉन्गेशन करवा रहा है हमारा ऑक्सिन, देन सेल डिवीजन भी करवाता है ऑक्सिन, ठीक है। इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पर रूट की ग्रोथ, ठीक है। अब इस चीज़ को आपने बड़े अच्छे से इधर समझना है कि रूट की ग्रोथ में ऑक्सिन का क्या रोल होता है, आपने याद रखना है। अब यहाँ पर ऑक्सिन रूट और स्टेम दोनों के टिप्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो मैं इधर बनाती हूँ, ये टिप रीजन है ना, यानी ऑक्सिन स्टेम के टिप्स में भी होता है, मैं इसे डॉट के फॉर्म में बना रही हूँ, एंड रूट्स के टिप्स में भी ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। तो यू सी ऑक्सिन तो दोनों जगह है, पर दोनों जगह पे ऑक्सिन का काम उल्टा है, अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। सो दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर तो स्टेम्स में ऑक्सिन ज़्यादा है तो स्टेम्स में हमको तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिलती है, पर वहीं अगर जड़ों में ऑक्सिन ज़्यादा होता है तो रूट ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। समझिए इस बात को, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इन रूट्स इनहिबिट्स रूटिंग, जबकि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इन शूट्स इट प्रमोट्स मोर स्टेम ग्रोथ, मोर ब्रांचेस, उसको वो प्रमोट करता है और ज़्यादा बेंडिंग होगी टूवर्ड्स लाइट स्टेम के केस में। इज दिस थिंग क्लियर? तो आपने ये चीज़ समझनी है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ऑक्सिन शोज ऑपोजिट इफेक्ट्स, ठीक है, ऑपोजिट उल्टे इफेक्ट जो है वो या डिफरेंट इफेक्ट्स जो है वो शो करता है इन स्टेम्स एंड रूट्स। ऐसे याद करना है आपने, ठीक है। दोनों में इसका जो फंक्शन है वो अलग रहता है। आपको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, आप कंप्लीट लिख लेना कॉन्सेंट्रेशन इन रूट्स, अगर यहाँ ज़्यादा ऑक्सिन होगा तो ये क्या करता है, हायर ऑक्सिन इनहिबिट्स रूटिंग,
और जड़ों को बनने नहीं देता है, ये याद रखना है, और जड़ों को बनने नहीं देता है। जबकि यहाँ पर अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यू विल सी और ब्रांचेस बन रही हैं और बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट जो है वो शो हो रही है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है यहाँ पर। तो रूट ग्रोथ में अगर सिर्फ अकेले ऑक्सिन की बात करे जाए, उल्टा है, यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है स्टेम में तो बढ़ेगी ग्रोथ, जड़ों में ज़्यादा है तो रूटिंग कम होएगी। यानी कि अगर हमें जड़ों की ग्रोथ करवानी है तो वहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए ऑक्सिन का। ठीक है, वहाँ पर ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए है, इट शुड बी ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ यहाँ पे, जो आपने याद करनी है। ओके, या आपने याद रखना है कि ऑक्सिन हमारा साइटोकाइनिन के साथ मिलके काम करता है। ऑक्सिन किसके साथ मिलके काम करता है, साइटोकाइनिन के साथ। ऐसा नहीं है कि जिब्रेलिन्स के साथ मिलके नहीं करता या बाकी हार्मोन्स के साथ नहीं, वर्क तो ये करता है, बट जब ऑक्सिन साइटोकाइनिन के साथ में मिलके काम करता है तो कुछ हमें पेक्यूलियर अलग सी चीज़ें पॉइंट्स जो हैं आपको यहाँ पर याद करने, क्या हमें देखने को मिलता है। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिलके प्लांट के अंदर अलग अलग रोल्स परफॉर्म करते हैं, तो समझते हैं उसको यहाँ पर। तो हमारे पास 3 केसेस हो जाते हैं। पहला केस या तो कि ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और साइटोकाइनिन कम है, यानी ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, साइटोकाइनिन का लो है। ठीक है जी। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है यहाँ पर, दूसरा केस कैन बी ऑक्सिन हमारे पास कम है और साइटोकाइनिन ज़्यादा है। अब की बार साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन हायर है, ऑक्सिन का कम है। तीसरा केस है ना, ऐसे कर देती हूँ। तो तीसरा वाला केस हमारे पास क्या हो जाएगा, जब दोनों ही बराबर मात्रा में है। ठीक है, दोनों ही इक्वल क्वांटिटीज़ में है। आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आता है, तो अब ज़रा समझिए, याद कीजिए मेरे साथ साथ यहाँ पे। जब तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में ऑक्सिन ज़्यादा है और साइटोकाइनिन कम है, ठीक है, तो आपने याद रखना है जब दोनों की प्रेजेंस है पर दोनों की प्रेजेंस में ऑक्सिन ज़्यादा है, इस केस में आप याद रखोगे क्या होगी, रूटिंग होगी। रूटिंग यानी रूट फॉर्मेशन होगी, जड़ें बनेंगी इस केस में। ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको समझाया, अगर तो अकेला ऑक्सिन जड़ों में ज़्यादा है ना, रूटिंग इनहिबिट होती है, करेक्ट है। लेकिन वहीं अभी बता रही हूँ, अगर साइटोकाइनिन के साथ मौजूद है और उससे ज़्यादा है तो ये रूट फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है, अगला चीज़ देखिए, अगर उल्टा केस यानी साइटोकाइनिन ज़्यादा है और ऑक्सिन कम है, इस केस में ये क्या करवाएगा, इन दिस केस ये शूट फॉर्मेशन कराएगा या स्टेम का फॉर्मेशन ये करवाने वाला है। इस केस में क्या करवाएगा, ये स्टेम का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है। तीसरा केस, अगर दोनों बराबर मात्रा में है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, कैलस फॉर्मेशन होगा। इस केस में क्या होने वाला है, कैलस फॉर्मेशन। व्हाट इज कैलस? कैलस का मतलब होता है ऐसे अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। इसको लैब्स में किया जाता है। प्लांट या एनिमल का कोई टिश्यू ले लिया जाता है, सॉरी एनिमल नहीं, प्लांट का टिश्यू लिया जाता है, उसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इक्वल क्वांटिटी में डाल दिया जाता है, तो उसमें से कैलस बनना शुरू हो जाता है। मास ऑफ सेल्स में ऐसे मासेस ऑफ सेल्स हमको मिल जाते हैं, उसको कैलस बोलते हैं। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर में इसको यूज़ किया जाता है। बराबर मात्रा में दे दो, ऑक्सिन साइटोकाइनिन कैलस बन जाएगा। ठीक है, मास ऑफ सेल्स के फॉर्म में बन जाएगा। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, आपको क्वेश्चन आता है इस तरीके से, लाइक के इन हायर ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो व्हाट इज द प्लांट रिस्पॉन्स, है ना। ये मैं थोड़ा सिंपल फॉर्म में लैंग्वेज बोला है, पर लिखा होता है इफ देयर इज हायर ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो। आपने पहले वाले को समझना, उसने बोला हायर ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो, यानी ऑक्सिन ज़्यादा है, तो ऑक्सिन जब ज़्यादा है तो साइटोकाइनिन कम है, यानी रूटिंग कराएगा। और अगर उल्टा बोले इफ देयर इज हायर साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशियो, यानी हायर साइटोकाइनिन है, तो उस केस में शूट फॉर्मेशन कराएगा। अब इस चीज़ को याद कैसे करना है, तो आई हैव दिस
ओहो सॉरी, हाँ जी। तो अब इसी चीज़ को याद करने के लिए हाई ऑक्सीजन वगैरह ये रूटिंग कराया गया है किस तरीके से, लर्न दिस वर्ड, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, इसको लर्न करें आप, रैक्स, RACS, ठीक है, रैक्स, जहाँ पर ये जो A है इट स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन एंड ये जो C वर्ड है दिस स्टैंड्स फॉर साइटोकाइनिन, ठीक है। आपने बस हाई ऑक्सीजन का याद रखना है, हाई ऑक्सीजन है तो क्या करवाएगा, हाई ऑक्सीजन है तो रूटिंग कराएगा, ठीक है, और हाई साइटोकाइनिन है तो शूटिंग यानी शूट फॉर्मेशन करवाएगा। ये निमोनिक साथ में मैंने आपको दे दिया जिससे आपकी गलती नहीं होएगी, बस लैंग्वेज की तरफ जाना, हाई ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन लिखा है, हाई ऑक्सीजन रूटिंग कराएगा, रैक्स, रूटिंग ऑक्सीजन साइटोकाइनिन शूट फॉर्मेशन, कब, जब दोनों साथ में मौजूद हैं, ठीक है, एक सेकेंड, जब दोनों हार्मोन्स एक साथ मौजूद हैं तब, डन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आपको इस लेक्चर में ऑक्सीजन से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाएगी, सो काइंडली मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पे, एपिकल डोमिनेंस, अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर जो ऑक्सीजन करवाता है, दैट इज इंड्यूस कराता है, मतलब दैट इज एपिकल डोमिनेंस। तो ज़रा समझते हैं कि एपिकल डोमिनेंस होती क्या है। मान लेते हैं वी हैव दिस प्लांट ओवर हियर, ये स्टेम है, इसकी नीचे जड़ें हैं, ठीक है, वी हैव दिस रूट्स, सॉरी द लीव्स ओवर हियर एज वेल एंड ऐसे, ठीक है। तो ये, तो अब देखिए हमें पता है ऑक्सीजन का होता है, टिप पर ऑक्सीजन मौजूद होता है, ठीक है। तो एपिकल डोमिनेंस समझते हैं कि क्या होता है। अभी भूल जाइए कि अभी ऑक्सीजन यहाँ पर है, अंडरस्टैंड कीजिए। व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज, एक सेकेंड, हाँ जी, तो यहाँ होता ये है, इस तरीके से ये लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है जी, चलो। सो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें यहाँ पे, सॉरी, तो मैं एपिकल डोमिनेंस आपको समझा रही थी। होता क्या है, जैसे कि ये पत्ता है, दिस इज द स्टेम, तो बीच का ये जो हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं एक्सिल, ऐसे समझो, ये अगर ये स्टेम है और इधर ये रहा पत्ता, तो बीच की ये जो जगह होती है ये वाली, इसको कहते हैं हम, ये जो जगह है ये कहलाती है एक्सिल। तो इस एक्सिल में यूजुअली आते हैं बड, इस एक्सिल में यूजुअली क्या आते हैं, इधर ऐसे बड्स बनते हैं। तो इस एक्सिल में जब बड बनता है ना, इसको बोलते हैं एक्सिलरी बड, क्योंकि एक्सिल में बड आया इसलिए कहलाता है एक्सिलरी बड, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ पर, तो यूजुअली यहाँ पर समझिए एपिकल डोमिनेंस होती क्या है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये है कि जब तक तो स्टेम की टिप के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अच्छा खासा ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, तब तक तो यहाँ पर ये जो एक्सिलरी बड्स हैं वो नहीं बनेंगे। मतलब समझिए एपिकल डोमिनेंस इसी को बोलते हैं, जब तक टिप पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, टिप रीजन पर ऑक्सीजन होना यानी एपिकल पोजीशन पर, एपिकल का मतलब ही होता है टॉप या टिप पर, टॉप पोजीशन पर जब तक ऑक्सीजन है तब तक यहाँ पर लेटरल जो बड्स हैं, यानी कि ये वाले जैसे मैंने अभी बताया ना वहाँ पर, तब तक जो ये एक्सिलरी बड्स कह लो या लेटरल बड्स कह लो, ये नहीं बनते हैं, तब तक यहाँ पर एक्सिलरी बड्स नहीं आएंगे। तो ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन टिप रीजन पर रहकर डोमिनेट कर रहा है, ऑक्सीजन एपिकल पोजीशन पर डोमिनेट कर रहा है, इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ज़रा लिख देती हूँ आपको ये वाला जो पॉइंट है कि ये द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द टिप्स do not
let the lateral buds or axillary buds to grow. उनको ग्रो नहीं होने देता, ठीक है, तो उसको ग्रो नहीं होने दे रहा है। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं is called as apical dominance। क्या कहते हैं हम इसको? apical dominance कहते हैं, याद करो इसको, ठीक है, इसी को apical dominance बोलते हैं। ऑक्सिन का टॉप पोजीशन पर होना और एक्सिलरी बड का ग्रो ना होना ही एपिकल डोमिनेंस कहलाता है। बट हमने देखा यहाँ पर कि अगर इसकी ये जो टिप है ना, यहाँ पर जहाँ ऑक्सिजन है, इसको एक काट के फेंक दिया जाए, टिप को एक कट करके फेंक दो, तो उस केस में जब टिप यहाँ से चली गई, निकाल दी हमने यहाँ से, टिप गई, राइट, टिप रिमूव कर दी, इस केस में अब एक्सिलरी बड्स ग्रो हो जाते हैं। कैसे ग्रो हो गए? क्योंकि ऑक्सिन की जो तानाशाही थी, जो डोमिनेंस थी, वो तो खत्म हो गई, करेक्ट है। तो एपिकल डोमिनेंस का मतलब समझो, ऑक्सिन का टॉप पोजीशन पर रहना और एक्सिलरी बड्स का ग्रो ना होना, यही एपिकल डोमिनेंस कहलाता है, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है? तरीका यही है कि टिप को या तो कट कर दिया जाए, या फिर देयर आर अनदर हार्मोन्स जो इसके अंदर डाल दो प्लांट के अंदर, और एपिकल डोमिनेंस हट जाएगी। तो कौन सा हार्मोन डालें कि एपिकल डोमिनेंस खत्म हो जाए? साइटोकाइनिन डाला जाता है, ठीक है, ये हम साइटोकाइनिन में भी पढ़ेंगे। तो आपने यहाँ पर याद करना है अब इस चीज़ को, ऑक्सिन इंड्यूसेस एपिकल डोमिनेंस। किसकी प्रेजेंस में एपिकल डोमिनेंस हो रही है? कौन करवाता है? ऑक्सिन करवाता है। तो ज़रा स्टार पॉइंट मार्क करके लिखेंगे आप, ऑक्सिन इंड्यूसेस, ये इंड्यूस करता है। क्या इंड्यूस करता है? इट इंड्यूसेस एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, ऑक्सिन इंड्यूसेस एपिकल डोमिनेंस, याद करिए इस चीज को। और इसको अगर ओवरकम करना हो, खत्म करना हो बिना इसके टिप को कट किए, तो क्या डालें? कौन सा हार्मोन डालें इसके अंदर? साइटोकाइनिन। सो राइट इट डाउन, ऑक्सिन, ये लिखा ना हमने, ये इंड्यूस करता है एपिकल डोमिनेंस, स्टार मार्क करके लिखो, साइटोकाइनिन ओवरकम्स या काउंटरएक्ट करता है। क्या काउंटरएक्ट करता है? एपिकल डोमिनेंस, उसको खत्म करता है, उसकी डोमिनेंस को खत्म करता है, ठीक है। ये चीज आप याद कर लो, आपका यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। पहले समझो एपिकल डोमिनेंस होती क्या है, फिर समझ लो करवाने वाला कौन? ऑक्सिन, उसको रोकने वाला, ठीक करने वाला उस सिचुएशन को कौन? साइटोकाइनिन। या हार्मोन नहीं डालना तो टिप कट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से चल, ये फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं। तो ऑक्सिन के फंक्शन में हमने क्या देखा? सेल इलोंगेशन करवा रहा है, सेल्स को डिवाइड करा रहा है, डिफरेंशिएशन करा रहा है। बाकी ये जड़ों में यानी कि रूट्स में इसका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है। अगर तो स्टेम में हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो स्टेम को ग्रो करवाता है, लेकिन जड़ों में हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो इनहिबिट करवाता है। बट वहीं अगर साइटोकाइनिन के साथ मिलके काम करता है तो अलग ही इसके रोल्स हैं। हाई ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो है तो जड़ें बनवा रहा है, साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो शूट बनवा रहा है, और दोनों बराबर है तो टिश्यू कल्चर यानी कैलस बनवाता है, राइट। सो वेरी यूजफुल थिंग्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड एपिकल डोमिनेंस भी करवाता है, जो कि हमने अभी समझा। बढ़ते हैं आगे। अनदर थिंग जो ऑक्सिन हमारा करवाता है, दैट इज इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होती है? पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है फ्रूट का बनना पर बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, फ्रूट्स का बन जाना बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थिनोकार्पी कहलाता है। और बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स का बनना, बीज बन जाना बिना फर्टिलाइजेशन के, वो क्या कहलाता है? आप इसको ज़रा चेक करना और देखना कि क्या कहते हैं, ठीक है। सो उसको वैसे कहते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है, वो अलग चीज़ है, मैंने वैसे ही लिंक कर दी यहाँ पर, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम इधर। सो पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स
फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई पर फ्रूट बना, इसको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी। तो प्लांट में ये चीज़ हो जाती है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई एंड सीधे फ्रूट बन गया, पर वो फ्रूट ऐसे ही नहीं बनता, पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करने वाले हॉर्मोन्स होते हैं, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन जो हम पढ़ रहे हैं ऑक्सिन, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी आपको बता रही है दैट ऑक्सिन इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी इन टमेटोज, टमाटरों के अंदर ये पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सिन्स को यूज किया जाता है एज अ हर्बिसाइड। अब एक एग्जांपल याद करेंगे, कौन से वाला ऑक्सिन, बेसिकली द आर्टिफिशियल वंस, द सिंथेटिक वंस। तो कौन से सिंथेटिक, 2,4-D, इसको यूज किया जाता है एज अ हर्बिसाइड, ठीक है। वियतनाम में एक वॉर हुई थी, उस वॉर में भी काफ़ी समय पहले वॉर हुई थी, वहाँ पर भी एक तो 2,4-D, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ आपको, एक तो 2,4-D और इसके साथ में 2,4,5-T। 2,4,5-T इज दूसरी, चौथी और पांचवी पोजीशन पे क्लोरो है। 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, दिस इज डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन यूज करी गई और इन दोनों की कॉम्बिनेशन के लिए शब्द यूज किया गया एजेंट ऑरेंज। क्या बोला गया इसको, एजेंट ऑरेंज। ये यूज किया गया था इन द वॉर ऑफ वियतनाम। तो वॉर में इसका क्या काम, इसको यूज किया गया था, जंगलों के बीच से जाना होता था, तो उन जंगलों में जो हमारे पास जो हर्बिसाइड्स है, जो बेसिकली हर्बिसाइड्स है, जो ऐसे वीड्स अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए हमने क्या यूज किया था, उन्होंने क्या यूज किया था, एजेंट ऑरेंज जो है वो यूज किया था। आपकी एनसीईआरटी में भी एक सेंटेंस यहाँ पर गिवन है, लेट मी रीड इट फॉर यू। ऑक्सिन्स आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। इट इज 2,4-D को यूज किया जाता है टू किल डाइकोटिलीडनस वीड्स एंड दे डू नॉट अफेक्ट द मोनोकोटिलीडनस प्लांट्स, ठीक है। तो आपने याद रखना है, ये तो एजेंट ऑरेंज जो है ये कहाँ यूज किया था, इन द वॉर इन वियतनाम, यहाँ पर यूज किया गया था। आपकी एनसीईआरटी सिर्फ इसकी बात कर रही है कि एज अ हर्बिसाइड 2,4-D को यूज किया जाता है, और ये सिर्फ किसको किल करता है, इट किल्स डाइकोटिलीडनस वीड्स, ये इनको ही किल करता है, बड़ा स्पेसिफिक है, मोनोकॉट प्लांट्स को ये कुछ नहीं करेगा। सो स्पेसिफिसिटी की वजह से इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसका फोकस ही सिर्फ डाइकोटिलीडनस वीड्स होते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे इसको समझना है। डन। सो नेक्स्ट वी हैव इज, सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस। चलिए, सो ऑक्सिन्स के फंक्शंस को, डिस्कवरी को काइंडली इस पूरे जो लेक्चर मैंने आपका लिया है इसको आराम से याद कीजिए, फंक्शंस को समझो। ऑक्सिन प्रोमोटर है तो सेल्स को डिवाइड करवाएगा, सेल्स की इनलार्जमेंट कराएगा। इनलार्जमेंट वाला तो आपको इसके डिस्कवरी और फंक्शन में ही समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है, बेंडिंग कैसे करवाता है। देन सेल्स को डिफ्रेंशिएट करवाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ऑक्सिन जो है वो क्या काम करवा रहा है। ऑक्सिन्स की अगर हम बात करें, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है, इसको एज अ हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमने ये सारे इस तरीके से जो है ये पढ़े हैं। वन थिंग और हम इसमें यहाँ पर ये भी देखेंगे, हर्बिसाइड्स हो गया, देयर वाज वन मोर, यस एब्सिशन में भी यस ये रोल प्ले करता है, लेट मी ऐड इट ओवर हियर। तो ऑक्सिन की अगर हम बात करें ना, आपने इसको भी याद रखना है कि ऑक्सिन अर्ली स्टेज पर पत्ते को और फल को गिरने नहीं देता और लेटर स्टेज पे गिरवा देता है। तो इसको समझिए आप, ऑक्सिन प्रिवेंट, जैसे कि मैं ये एक प्लांट बनाऊँ यहाँ पर, ये इसके लीव्स हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर यहाँ पर मान लेते हैं ये इसका फ्रूट है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द फ्रूट। तो अर्ली स्टेजेस पे लीफ और फ्रूट को इंटैक्ट रहने देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आएगी लेटर स्टेज, ये देखो अब लेटर स्टेज आ गई यहाँ पर, तो लेटर स्टेज पे ये क्या करवा देगा, लेटर स्टेज पे ये पत्ते को गिरवा देगा, लीफ फॉल करा दिया,
दूसरा जो इसके ऊपर फ्रूट था, जैसे ये लगा है फ्रूट, ये भी गिर जाएगा, यानी फ्रूट फॉल भी करवा देगा। तो ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ऑक्सिन प्रिवेंट्स लीफ फॉल एंड फ्रूट फॉल इन द अर्ली स्टेजेस एंड प्रोमोट्स इन द मैच्योर स्टेजेस। ठीक है, फल जब अभी कच्चा होता है वो पेड़ से नहीं गिरता, पर जब पक जाता है तो गिर जाता है। पीछे इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सिन। और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बट ऑक्सिन भी ये काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने इस तरीके से ये पॉइंट्स को जो है क्या करना है, याद करना है। ठीक है, अनदर पॉइंट जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑक्सिन्स प्रोमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स। ठीक है, पाइनएप्पल्स में क्या इंड्यूस करता है? फ्लावरिंग को जो है ये क्या करता है? प्रमोट करता है। जाइलम की डिफरेंशिएशन भी ये करवाता है। ठीक है, लेट मी राइट इट ओवर हियर कि सॉरी, और ऑक्सिन क्या करवा रहा है, 9th पॉइंट करके लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सिन प्रमोट्स, ये फ्लावरिंग भी प्रमोट करेगा, ग्रोथ प्रमोटर है ना, किसमें? इन पाइनएप्पल्स। ठीक है जी, तो ये काम करेगा। लीफ फॉल, फ्रूट फॉल अर्ली स्टेज पर होने नहीं देगा, लेट स्टेज पर करवा देता है ये। ठीक है, आई एम जस्ट लुकिंग एट कि कोई पॉइंट आपका मिस नहीं हो, अदर देन दैट आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी बिल्कुल सामने रख सकते हो और यहाँ से पूरा साथ के साथ इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड ये एक और पॉइंट रह गया हमारा, ऑक्सिन कॉजेज जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम की डिफरेंशिएशन करवाता है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो अगर आप ये पूरा लेक्चर ध्यान से समझें आपको पूरा याद हो जाएगा। फंक्शंस को काइंडली याद कीजिए, एक एक चीज़ को यू हैव टू गो थ्रू इट, एपिकल डोमिनेंस एंड एवरीथिंग सारा जॉट डाउन करो और आपको याद हो जाएगा। तो एक बार ऑक्सिन के फंक्शंस को सम अप करें, सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, सेल एलोंगेशन कराएगा। देन उसके बाद हमने देखा एपिकल डोमिनेंस करवा रहा है, एज अ हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हैं इसको, पार्थिनोकार्पिन यूज़ करवाता है ये। ठीक है, देन हमने देखा बेंडिंग्स में इसका जो है रोल प्रेजेंट होता है। देन साइटोकाइनिन के साथ मिलके डिफरेंट इसके रोल्स होते हैं, हमने वो सब भी कवर अप किए हैं। देन उसके बाद हमने दिस अर्ली स्टेज पे एब्सिशन होने नहीं देता, लेटर स्टेज पर एब्सिशन करवा देता है। ठीक है, एंड मेनी मोर, जाइलम की डिफरेंशिएशन करवा रहा है। तो आपने इस तरीके से सारे पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। डिस्कवरी एंड बेंडिंग कैसे करवाता है वो भी आपने अच्छे से याद करना है। सो विद दिस हमारा ये जो लेक्चर है इट कंप्लीट्स हो गया।